Hello viewers, welcome to Knock TV. Today I am going to teach another poem of Robert Lee Frost, that is Stopping by Woods on a Snowy Evening. I have told you already in my previous lecture about Robert Lee Frost. He was an American poet and he was born in 1874 and died in 1963. मोस्ट ऑफ हिज पोएम गिव्स अस द थीम ऑफ नेचर। आपने इसकी पोएम एक पढ़ी है ब्रिचेस और एक और पोएम आपने पढ़ी है आफ्टर एप्पल पिकिंग। ये इसमें भी आप देखेंगे कि ये हमें एक नेचर के बारे में बताता है और ये नेचुरल सीन्स के बारे में बताता है, नेचुरल ब्यूटी के बारे में बताता है। इस पोएम में भी कुछ आपको ऐसा ही नज़र आएगा। इसका टाइटल देखें दोबारा, स्टॉपिंग होता है रुकना। देखें, बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इस एक एक लफ्ज़ पे गौर करें, यहीं से आपको इस पोएम का थीम मिल जाएगा। स्टॉप होता है रुकना, लेकिन स्टॉपिंग लगाया उसने। जब चलते चलते आप रुकते हैं, लेकिन रुकने का स्टॉप और स्टे और स्टॉपिंग अलग अलग, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्टॉप, स्टे और स्टॉपिंग। स्टॉपिंग होता है कि आप जा रहे हैं, चलते चलते आप रुके हैं चंद लम्हों के लिए, और एक मुस्तकिल नहीं आप रुके, चलते चलते आपको एक जिसे कहते हैं बर्ड आई व्यू के लिए आप रुके हैं। इसको स्टॉपिंग कहा उसने। बाई होता है करीब, नियर। वुड्स कहते हैं जंगल को। मैन ग्रोन फॉरेस्ट इज़ कॉल्ड वुड, जो इंसान ने लगाया हो, दरख्त लगाए हों, अपनी ज़रूरत की चीज़ें लगाई हों। और इसमें कोई जो है ना वो एनिमल नहीं होते, इसमें कोई टाइगर, हाथी, चीते नहीं होते, इसलिए कि ये जस्ट लाइक अ फार्म हाउस कह लें आप। और उसके बाद ऑन प्रेपोजिशन है, ए आर्टिकल है, स्नोई एडजेक्टिव यहाँ यूज़ किया है। स्नो नाउन होता है, उसका एडजेक्टिव बना लिया स्नोई। इवनिंग नाउन यूज़ किया यहाँ उसने। शाम, ऐसी शाम जब बर्फ़बारी हो रही थी। एक ऐसी शाम जहाँ बर्फ़बारी हो रही थी, तो राइटर जो था वो जा रहा था और वो जाते जाते एक वुड के पास रुक गया, एक जंगल के पास रुक गया। वो किसी मैन मेड जंगल था, किसी इंसान का जंगल था, उसका कोई मालिक भी था। ये है इसकी कहानी है। और रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का देयर आर 4 स्टैंजा इन दिस पोएम। वेरी शॉर्ट, वेरी इजी पोएम है ये। आइए देखते हैं इस स्टैंजे में क्या है। हुज वुड दीज आर आई थिंक आई नो। देखिए, उसने क्वेश्चन से शुरू किया है। हुज जो होता है ना, हु की पॉजेसिव केस है। हु जो है ये प्रोनाउन है, इसकी ऑब्जेक्टिव केस हुम होती है, पॉजेसिव केस हुज होती है। हुज लगेगा तो आगे नाउन भी आएगा, और ये देखें नाउन भी आ गया है। हुज वुड्स, ये किसका जंगल है, ये किसका फार्म हाउस है, ये किसका आर्टिफिशियल जंगल है। दीज आर, ये किसका है, चूंकि प्लूरल लगाया उसने दीज लगा दिया। ज़्यादा ट्री जहाँ कहते हैं ग्रूव ऑफ ट्रीज, ग्रूव है जहाँ जंगल है, दरख्त ज़्यादा हैं, तो वहाँ ज़्यादा ट्री हैं, उनको उसने आर लगाया है। दीज जो है ना, ये भी जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, इशारा करता है दूर का करीब का। दीज ये कह रहा है, इसका मतलब है, दीज कहने का मतलब ये है कि ही इज़ स्टैंडिंग नियर द वुड्स, ही इज़ स्टैंडिंग नियर द फॉरेस्ट। दीज कह रहा है ना, इसका मतलब उसके पास है वो जंगल, ही इज़ नियर द जंगल। आर, आई थिंक आई नो, कहता है मेरा ख्याल है, मैं जानता हूँ, मेरा ख्याल है ये जंगल किसका है, मैं जानता हूँ। देखें, यहाँ उसने सवाल नहीं पूछा। अगर सवाल पूछता कि ये जंगल किसका है, इसका मतलब ही डिड नॉट नो अबाउट द जंगल, वो जंगल के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन यहाँ उसने सवाल पूछ के साथ ही कह दिया, उसी लाइन में, अलग भी नहीं किया, उसी लाइन में बता दिया है कि मेरा ख्याल है, मुझे पता है कौन है। और आगे उसका एड्रेस भी बता दिया कि वो कहाँ रहता है। देखें, वो कहता है हिज हाउस, उसका घर, इज़ है, इन प्रेपोजिशन, दी आर्टिकल, विलेज जो है ना वो नाउन है। कह रहा उसका जो घर है ना, देखो उसको पता है तो बता रहा है ना, उसका घर जो है इन द विलेज, विलेज में है। विलेज के साथ दी लगाया है, इसका मतलब गांव के बारे में भी जानता है वो, क्योंकि उसको स्पेसिफाई कर दिया उसने। गांव के साथ आर्टिकल दी लगा के डेफिनेट करके उसने बता दिया है कि उस जो वुड्स है, उस जो जंगल है, उसके पास कोई गांव भी है, और उस गांव में वो बंदा रहता है, और उस गांव को ये अच्छी तरह जानता है, चूँकि दी लगा दिया है। इसका मतलब मैं जानता हूँ उसी गांव में वो रहता है जहाँ दूसरे फार्मर रहते हैं। इसी की बात कर रहा है वो दो, अगरचे
कहता है अगरचे वो जो ना दूसरा जो इसका जो ओनर है, इसका जो मालिक है वो गांव में रहता है, और आगे ही विल नॉट सी मी, या फ्यूचर लगा दिया है। चूंकि बात हो रही है कि ये जंगल के पास खड़ा है, वो मालिक अपने घर में है, तो वो कैसे देखेगा इसको। तो यही कह रहा है कि ही विल नॉट सी मी, वो मुझे नहीं देखेगा। स्टॉपिंग रुका हुआ, हेयर यहाँ फिर स्टॉपिंग लगाया है, हेयर फिर जो है ना प्रोनाउन है उसका एक इशारा करने के लिए, क्रीप का, दूर का, हेयर, देयर, नियर और फार का। तो यहाँ उसने हेयर के लिए कहा है, यहाँ दीज कहा था, यहाँ हेयर कहा है। कह रहा है मुझे, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ उसके जंगल के पास, ही विल नॉट सी मी, वो मुझे नहीं देखेगा। कैसे देखेगा, वो तो दूर है, गाँव थोड़ा दूर होगा ना, डिस्टेंस पे होगा। फिर उसने एक और भी कह दिया है कि उसका जो जंगल है, उसका जो वुड्स है, उसके अंदर बर्फ़बारी हुई हुई है, स्नो गिरी हुई है, और पूरा जो जंगल है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। और उसको इसका भी नहीं पता, क्योंकि वो तो अपने फॉर्म उसमें, अपने वुड्स में आया ही नहीं है। जब वो आया ही नहीं है तो उसको कैसे पता कि उसके जंगल में इतना कुछ हुआ है। यही बात उसने की है, टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, अपने वुड्स को बर्फ़ से ढका हुआ देखने के लिए, और मुझे यहाँ खड़े देखने के लिए वो नहीं देख सकता। और यानी कि वो नहीं देखेगा, क्या नहीं देखेगा, मुझे खड़ा यहाँ खड़ा और यहाँ बर्फ़ से ढपा हुआ, दो चीज़ें वो नहीं देखेगा, क्योंकि वो ही इज़ नॉट हेयर, ही इज़ इन द विलेज, वो गांव में है। क्लियर फर्स्ट स्टैंजा। टू वॉच यहाँ उसने इन्फिनेटिव लगाया है, और वर्ब होता है, टू लगा के इन्फिनेटिव लगाया है, हिज प्रोनाउन है, वुड फिर उसने लगा दिया नाउन है, तो फिल अप वर्ब है, ज़ाहिर है, विद स्नो, बर्फ़ से ढंपा हुआ, ये प्रेपोजिशन है, स्नो फिर नाउन है। क्लियर। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, असल में राइटर जा रहा है कहीं, जहाँ भी जा रहा है ये अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने जा रहा है, ज़िंदगी की जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, जिम्मेदारियाँ, वो पूरी करने जा रहा है, लाइफ गुजारने जा रहा है। इसका जो सफ़र है, घोड़े पे बैठ के जा रहा है ना, ये ज़िंदगी का सफ़र है, ट्रैक है उसका, जो अल्लाह ताला ने उसको अलॉट किया है एट द टाइम ऑफ बर्थ। पैदा होते ही उसको एक ट्रैक अलॉट कर दिया जाता है, उसके अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या उसके प्रोमिसेस हैं, क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, वो उसने परफॉर्म करनी ही करनी है। वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने जा रहा है। चंद लम्हे के लिए वो एक जंगल के पास रुक के देखने लग गया ब्यूटी ऑफ नेचर को, चूँकि जो रियल पीस ऑफ माइंड है वो ब्यूटी ऑफ नेचर में ही छुपा हुआ है। तो यहाँ भी ऐसी कुछ बात कर रहा है, कह रहा है कि मैं माई लिटिल हॉर्स, इसका मतलब घोड़े पे जा रहा है, वो घोड़े पे जा रहा है। और फिर देखें, माई लिटिल हॉर्स, घोड़े को लिटिल क्यों कहा है, क्या वो घोड़े के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, कह रहा है मेरा ये घोड़ा अजीब ही समझता होगा। मस्ट थिंक इट क्वियर, क्वियर होता है टू थिंक स्ट्रेंजली, अजीब समझता है। इसलिए मैं बताता हूँ आपको, देखें जो आपका जानवर होता है ना, पेट, घोड़ा है या गधा है जिस पे आप सवारी करते हैं, वो आपकी नेचर को जानता है, आपके रूट को समझता है कि मेरे मालिक ने यहाँ जाके रुकना है। और वो जब उसी अपनी मंजिल पे जाके रुकेगा ना, घोड़ा कभी भी उसको क्लियर नहीं समझेगा, घोड़ा कभी भी उसको माइंड नहीं करेगा कि ये तो वाकई इसने यहीं आना था, घर ही आना था। इवन के उसी घोड़े को अगर अकेले में छोड़ दिया जाए तो वो घर जाके रुकेगा, उसको पता है मेरी मंजिल क्या है। तो घोड़ा जानता है कि मेरे मालिक की ये मंजिल तो है ही नहीं, मेरे मालिक का फार्म हाउस तो आगे है या पीछे है या गांव में है, कहीं भी है, ये मालिक का नहीं है। ये बात घोड़े को पक्का पता है, क्योंकि ये चीज़ बता रही है कि वो घोड़ा अजीब समझता है कि ये बिला रूट के, इसका तो रूट है ही नहीं, ये रूट हो लेकिन स्टॉप नहीं है इसका। हमें पता है ना किस चीज़ का, गाड़ी का स्टॉप है, यहाँ नहीं रुकना। आपकी स्कूल की वैन जा रही है, अगर वो पहले कहीं रुक गई है तो आप हैरान होंगे कि स्कूल तो अभी आया नहीं, ये कैसे रुक गई है। तो ये थोड़ा सा माइंड में बात आती है। यहाँ घोड़े के माइंड में भी ऐसी बात आई है कि मेरा लिटिल हॉर्स, और घोड़ा उसका लिटिल इसलिए कहा उसने, लिटिल जो है ये इट इज़ यूज फॉर इनोसेंस, इनोसेंस के लिए आया ये। हम बच्चे को कह लेते हैं ना, दो दोस्त जब फ्रैंक दोस्त हों, फ्रैंकनेस हो, उनमें बैठे हों, वो कोई बात करे तो हम कहते हैं जाओ यार तुम तो पागल ही हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल है, इसका मतलब उसने एक लाड में कहा है, यूँ कह लें, अपने घोड़े को एक लाड के तौर पे कह रहा है कि मेरा प्यारा मेरा इनोसेंट घोड़ा मेरा। आपने एक और एक ऐसे पढ़ा था प्रोज में, आई थिंक ओवरकोट था, उसमें कैट आके उसके जो चेयर के नीचे बैठ जाती है। उसने कैट को कहा है कि माई पुअर लिटल सोल, पुअर लिटल सोल। ना तो वो छोटी थी, बच्चा नहीं था, वो कैट थी फुल,
और ना वो पुअर थी ना वो गरीब थी। क्यों उसने कहा ऐसा? इसलिए कहा उसने ऐसा कि पुअर लिटिल कह के अपनी एफिलिएशन उस कैट के साथ वो कराना चाह रहा था कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुम, यू आर वेरी डियर टू मी, आप मुझे बहुत प्यारी लगती हो। तो यहाँ ऐसी बात भी उसने अपने घोड़े में की है, ओए माई लिटिल हॉर्स, ओ मेरे प्यारे घोड़े, ओ मेरे डियर घोड़े, ओ मेरे इनोसेंट हॉर्स, ये बात कर रहा है। यहाँ लिटिल का मतलब छोटा नहीं है, तो प्यारा, डियर, इनोसेंट घोड़े को कहा है, चूंकि उसको नहीं पता क्यों रुका है। बंदा जानता है, बंदा जो है, जो राइटर है, ही इंजॉयज द ब्यूटी ऑफ नेचर, लेकिन घोड़ा ब्यूटी ऑफ नेचर को इंजॉय नहीं करता, वो तो जानवर है। तो उसको नहीं पता घोड़े को कि मैं तो, वो मालिक कहता है मैं तो ब्यूटी को इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घोड़े बेचारे को नहीं पता ये मासूम है। तो मुझे, मेरी और फीलिंग है, घोड़े की और फीलिंग है। घोड़ा सिर्फ काम करना जानता है, बस काम काम काम। घोड़े को और कोई काम नहीं है स्वाय काम के। ये इंजॉय करना, सोचना, जिम्मेदारियाँ निभाना, ये इंसान का काम है। ये कह रहा है मेरा लिटिल घोड़ा जो है मस्ट थिंक इट क्वियर, उसको ये अजीब लगता है। क्या अजीब लगता है? ये टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि बगैर फार्म हाउस के रुक जाना। यहाँ तो कोई फार्म हाउस ही नहीं है। मेरा घोड़ा तो यूज टू है फार्म हाउस जाके रुकने का। कहीं घर आएंगे तो रुकेगा, उसको पता होगा कि यहाँ घर आए हैं, यहाँ मेरे मालिक ने उतरना है, रुकना है। तो उसने कहा कि ये यू टू स्टॉप, ये रुका है फार्म हाउस के नज़दीक, तो ये अजीब समझ रहा है कि ये कैसे रुक गया है, इसका स्टॉप तो ये है ही नहीं। फिर कह रहा है बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक, यहाँ भी एक और चीज़ डेथ की तरफ इशारा कर रही है। एक तरफ तो वुड्स है, जंगल है जो बर्फ़ से भरा हुआ है, दूसरी तरफ लेक है, फ्रोजन लेक, जमी हुई लेक, नदी जमी हुई है, यानी कि बिटवीन टू फायर्स, दो मुसीबतों के दरमियान है ये। इसका मतलब कि मैंने वही बताया ना आपको, इसका ट्रैक जब आदमी पैदा होता है उसको अल्लाह ताला एक ट्रैक अलॉट कर देते हैं, ये तेरा ट्रैक है, इसके ऊपर तूने चलना है। पीछे बर्थ है, आगे मौत है। अब पीछे तो जा नहीं सकता, पिछला रास्ता ख़त्म हो गया, जो उसने तय कर लिया 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल, वो ख़त्म हो गया, वो वापस नहीं आएंगे। अब मौत की तरफ ही जा रहा है। तो बिटवीन टू फायर मतलब दो मुसीबतों के दरमियान है, दो परेशानियों के दरमियान है। इट मीन इट इज़ अबाउट टू डाई, डेथ का टाइम है। क्योंकि उसने बता भी दिया इवनिंग ऊपर, इवनिंग टाइम आता ही डेथ के लिए है। चूँकि 3 इंसान की ज़िंदगी के टाइम गिने गए हैं, मॉर्निंग, नून और इवनिंग। मॉर्निंग जब इंसान पैदा होता है, नून जब जवान होता है, इवनिंग जब ज़िंदगी की शाम होती है। तो यहाँ उसने इवनिंग पहले से कह दिया है कि उसकी ज़िंदगी की शाम हो गई है। वो जो बाबा है, ही इज़ गोइंग टू डाई इन नियर फ्यूचर। तो वो उसी के बारे में सोच रहा है कि अब मैं नेचर की बाहों में आने वाला हूँ। आई एम गोइंग इन द लैप ऑफ नेचर, कि नेचर की बाहों में जाकर मुझे सुकून मिलता है, इसलिए वो यहाँ खड़ा हो गया है। तो यहाँ ये बात कर रहा है टू स्टॉप बिटवीन वुड्स, उस जंगल और जमी हुई झील के दरमियान, कहता मैं खड़ा हूँ। और आगे भी कुछ कह रहा है, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये साल की डार्केस्ट इवनिंग है। इवनिंग भी है, रात होने वाली है, लेकिन साथ डार्केस्ट भी कह दिया है, क्योंकि कब्र भी डार्क ही होती है, वहाँ कोई लाइटें नहीं होती। यहाँ भी ये कह रहा है, इशारा कर रहा है, एक तो फ्रोज़न है, सर्दी है, एक डार्केस्ट है, ऊपर से इवनिंग है। ये सारे जो सिंबल्स हैं ना, ये डेथ की तरफ इशारा करते हैं, आखिरी ज़िंदगी की तरफ, आखिरी सांसों की तरफ, और आखिरी लाइफ का जो आखिरी पार्ट है उसकी तरफ ये इशारा करते हैं। क्लियर? अब घोड़े की बात चल रही है, अभी घोड़े ने यहाँ फिर किया, यहाँ घोड़े, ये घोड़े के ऊपर स्टैंजा था, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। शेक यहाँ नॉन यूज़ हुआ है, शेक वर्ब भी है, नॉन भी है। वर्ब होगा शेक, हलाना होता है, हिलाना और हिलना दोनों होते हैं, लेकिन शेक यहाँ हलावा कह लें आप। शेक मतलब कि एक यूँ कह लें कि एक हलाना किसी चीज़ को एज अ नॉन यूज़ हुआ है। उसने कहा है कि वो अपनी हार्नेस बेल को हिलाता है। हार्नेस क्या होता है? देखें, हार्नेस होता है जब घोड़े को ले जाया जाता है ना किसी भी काम के लिए, सवारी के लिए चले लगा लें, उसके ऊपर जीन भी लगाई जाती है, उसकी सीट भी रखी जाती है, बेल्ट भी लगाए जाते हैं, उसको नकेल भी डाली जाती है, उसके सर के ऊपर फूल भी लगाया जाता है, उसके कानों के ऊपर वो संगोटियाँ चढ़ाई जाती हैं, और जो वो सारा कुछ घोड़े को तैयार किया जाता है ना सफ़र के लिए, दैट इज़ कॉल्ड हार्नेस। अगर वो घोड़ा टांगे के आगे जोड़ने के लिए लगाना है तो टांगे वाली चीज़ें होंगी। टांगे वाली चीज़ें क्या होंगी? वो उसके जो साइडों पे होगा, उसको कैच करने के लिए, उसको बांधने के लिए, टाई करने के लिए वो बेल्ट्स भी होंगे, और उसकी लगाम भी होगी पकड़ने के लिए। इसी तरह अगर एक फ़ौजी जंग पे जाता है, उसके पास जो सामान होगा लड़ने के लिए,
क्या होगा उसके पास, यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म के साथ उसकी गन होगी, उसके साथ बरूद होगा, उसके साथ वायरलेस होगी। जब ये सारा कुछ वो होगा ना, इट मीन ही इज़ गोइंग टू फाइट, वो लड़ने जा रहा है। जब लड़ने जा रहा है इसे हम कहते हैं हार्नस। इस एक ईडियम भी है इसका, बहुत ही खूबसूरत ईडियम है, टू डाई इन हार्नस। इसका मतलब होता है, टू डाई इन हार्नस का मतलब होता है कि अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए जान देना। मतलब कि एक फ़ौजी जब यूनिफॉर्म में फौत होता है हम कहते हैं ही डाइड इन हार्नस। इसी तरह एक प्रोफेसर पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते क्या होगा उसके पास, उसने गॉन पहना होगा, मार्कर होगा, बोर्ड होगा, पढ़ा रहा होगा, अगर वो उसकी जान निकल जाती है तो हम कहते हैं ही डाइड इन हार्नस। एक अलामा साहब हैं, मौलवी साहब हैं, वो पढ़ा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते उनकी जान निकल जाती है, ही डाइड इन हार्नस। जो फ़र्ज़ अपना जो भी किसी को सौंपा अल्लाह ताला ने वो अदा कर रहा है, वो करते करते जब जान जाती है, दैट इज़ कॉल्ड टू डाई इन हार्नस। तो हार्नस का मतलब क्या हुआ कि अपने साजो सामान के साथ जो वो जा रहा था, ज़ाहिर है घोड़े पे बैठ के जा रहा है तो घोड़े को सारे उसने जो है ना अपना लिबास में, घोड़े के लिबास में ये सारा कुछ शामिल होगा, उसके गले में जंजीर भी होगी, उसके गले में घंटियाँ भी होंगी। उसी को उसने कहा है कि घोड़े ने अपना सर को यूं करके हिलाया है तो उसके जो जो उसके जेवरात उसने पहने हैं वो सारे हिले हैं, उसकी आवाज़ आई है। अब देखें दोबारा, ही गिव्स हिज हार्नस बेल्स अ शेक, वो अपने गले की जो बेल्स हैं, शेक हैं, जो हार्नस है, जो जेवरात हैं, उसको हिलाता है। उसने हलावा दिया है, उसको छोटा सा हला के पूछा है कि क्या कोई गलती हो गई है बॉस, हम क्यों यहाँ रुक गए हैं। ये कर रहा है, मुझसे पूछ रहा है मेरा घोड़ा। घोड़ा पूछ सकता है, कोई नहीं पूछा ना, पर्सोनिफिकेशन यूज़ की उसने। हालांकि पर्सोनिफिकेशन होती है जब बेजान को जानदार का देते हैं हम, लेकिन ये बेजान तो नहीं है, लेकिन घोड़ा बोल भी नहीं सकता। तो घोड़ा कह रहा है कि बॉस क्या बात, खैरियत है, हम यहाँ रुके हैं। तो यही बात आगे आ रही है, उसने अपनी हार्नस को हिलाया है, अपनी बेल्स को हिलाया है, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, कि क्या कोई गलती हो गई है। इफ़ लग गया ना, क्या कोई गलती हो गई है कि मेरे से, या आपसे गलती हुई या मेरे से हुई है, मैं तो रुका नहीं हूँ, आपने मुझे रोका है, तो कोई गलती हो गई है, कोई चीज़ घर भूल गई है लाने वाली, कुछ क्या हुआ क्या है। ये घोड़े ने पूछा है, बेल बजा के मुझसे पूछा है कि ऐसा क्या हुआ है, आप क्यों रुके हैं। तो द ओनली अदर साउंड इज़ द स्वीप। स्वीप फिर नाउन है, स्वीप आपको पता है वर्ब होता है, स्वीप इसका नाउन स्वीपर होता है, स्वीप झाड़ू देना होता है, ब्रूमिंग, और स्वीपर इसका नाउन होता है। लेकिन स्वीप एज अ नाउन यूज़ कर दिया उसने, इसका मतलब है हवा का फिसल कर जो आना है ना, उसको स्वीप कहते हैं। हवा की आवाज़, जो हवा बर्फ़ के ऊपर से स्लिप होती है ना, देखें बर्फ़ के ऊपर से कोई भी चीज़ स्लिप होगी, बहुत ईजिली स्लिप होगी, कोई चीज़ फेंकेंगे वो भी ईजिली स्लिप होगी। तो ये जो बर्फ़ है इसके ऊपर से जो आवाज़ आ रही, साउंड, अच्छा साउंड इज़ है, ये साउंड इज़ द स्वीप। एक और आवाज़ वहाँ जो है ना वो है हवा की स्वीप, मैंने कहा ना हवा की आवाज़ जो बर्फ़ के ऊपर से गुजरती है, उसकी सूं सूं की आवाज़ को उसने स्वीप कहा है। उसने कहा एक तो स्वीप की आवाज़ आ रही है यानी हवा की आवाज़ आ रही है, दूसरी मेरे घोड़े की बैल की आवाज़ है, यानी कि तीसरा वहाँ कोई नहीं है, मैं और मेरा घोड़ा वहाँ है, मेरे घोड़े ने बैल हिलाई है, एक आवाज़ तो ये है, दूसरी आवाज़ हवा जो गुजर रही है बर्फ़ के ऊपर उसकी आवाज़ है, दो आवाज़ें मुझे आ रही हैं। ये क्वेश्चन आपको आएगा कि हाउ मैनी साउंड्स आर हियर्ड बाय द पोइट, कितनी आवाज़ें सुनी उसने। आप पोएम अगर सही तरह पढ़ लेंगे क्वेश्चन खुद ही बन जाएंगे, क्वेश्चन पे आप ज़्यादा ना भागें, पोएम को आप करें, उसके ट्राई टू कैच इट्स अन इनर मीनिंग, इसका इनर मीनिंग पकड़ने की आप कोशिश करें, तो आप इसको जो है ना इसके क्वेश्चन आंसर आसानी से दे देंगे। नेक्स्ट देखें, द ओनली अदर साउंड इज स्वीप, दूसरी जो आवाज़ है वो स्वीप है, हवा की है। ऑफ ईजी विंड, आ गई ना बात, ईजी विंड, विंड हवा कहते हैं जो ईजी चलती है हवा, ईजी उसने इसलिए लगाया है कि बर्फ़ के ऊपर से हवा स्लिप होकर चलती है, दैट इज़ ईजी विंड। ईजी विंड एंड डोनी फ्लेक, डोनी क्या होता है, डोनी कहते हैं सॉफ्ट को, नरम को, जो देखें ऊपर से जो बर्फ़ गिरती है ना तो वो सॉफ्ट होती, चूँकि वो जिस तरह घर में बनाते हैं ना गिलासों में रख के बर्फ़ बनाते हैं, ऐसे नहीं होती वो, ऐसे हो तो किसी के सर में गिरे तो सर फोड़ जाए, ऐसा नहीं होता। वो एक रुई के गालों की तरफ सॉफ्ट गिरती है, फिर आके ज़मीन पे गिरती है, फिर भी लूज़ ही होती है, उसके अंदर से आप कुछ चीज़ भी, आपको तिनका उसके अंदर कुछ स्ट्राप डाल सकते हैं, बहुत वो जो है ना लूज़ होती है। वो जो ऊपर से गिर रही है सॉफ्ट रुई के गालों की तरह, उसे उसने कहा फ्लेक, डोनी, और फ्लेक कहा लूज़ बर्फ़ को, जो लूज़ होती है, ढीली ढाली होती है, खुली खुली होती है, जस्ट लाइक फोम, उसी को उसने कहा है। तो कहता है
ईजी विंड एंड डॉनी फ्ले, क्या गिर रहा है, किसकी आवाज़ आ रही है, बर्फ़ के गिरने की आवाज़ आ रही है। बर्फ़ कैसी है, बर्फ़ है, सॉफ्ट है और लूज है। लास्ट टेंजा, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये 3 एडजेक्टिव उसने वुड्स के लिए लगाए हैं। वुड्स से मुराद यहाँ जंगल कह लें, जंगल से मुराद यहाँ दुनिया का जंगल है, दुनिया में जहाँ हम रह रहे हैं। कह रहे हैं ये दुनिया इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी चार्मिंग है, इतनी लवली है, इतनी अलोरिंग है कि क्या है, दुनिया का जो जंगल है ना, लवली भी है, डार्क भी है, डीप भी है। 3 एडजेक्टिव लगा के दुनिया के जंगल को उसने अलोरिंग बना दिया है, अट्रैक्टिव बना दिया है, तो पुरकशिश बना दिया है कि जंगल है ये आर लवली, प्यारा भी है, डार्क ये गहरा भी है। डार्क के 2 मतलब होते हैं, अंधेरा और गहरा। गहरा और अंधेरा दोनों का मतलब डेथ ही होता है। और साथ साथ डीप भी है। ये डीप का मतलब है कि बहुत बड़ा जंगल है और बहुत घना जंगल है, डेंस जंगल है ये। और साथ का है बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, प्रोमिसेस नोन लगाया उसने। प्रोमिस वर्ब भी होता है, प्रोमिस वादा करना, प्रोमिसेस वादे जो किए गए हों, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि ड्यूटीज़। जब इंसान पैदा होता है ना, उसको कुछ ड्यूटियाँ दी जाती हैं और ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं जो उसने पूरी करनी होती हैं ड्यूरिंग हिज लाइफ, ज़िंदगी में, फिर वो पूरी भी करता है। तो यहाँ उसी की बात कर रहा है, बट आई हैव प्रोमिसेस, लेकिन मेरे कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी कुछ ड्यूटीज़ हैं, दैट आई हैव टू फुलफ़िल, जो मैंने पूरी करनी है। टू कीप होता है टू फुलफ़िल, पूरी करना। और क्या होता है, और इसका मतलब और टू परफॉर्म, अदा करना, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैंने पूरी करनी है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कितनी आखिरी बात की है, एंड माइल्स टू गो, मैंने मीलों दूर जाना है, बिफोर टू स्लीप, सोने से पहले, यानी सोने से पहले मैंने मीलों का फासला तय करना है। मेरी मंजिल बड़ी दूर है, मैंने काम बड़े करने हैं और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं मरने के करीब हूँ, मेरी ज़िंदगी की शाम हो गई है, तो मैंने बहुत फासला तय करना है सोने से पहले। सोने से मुराद यहाँ डेथ है, यानी मौत से पहले। आई हैव टू परफॉर्म माई ड्यूटीज़, ऑल माई ड्यूटीज़। एक्चुअली दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ब्यूटीज़ एंड ड्यूटीज़। अगर ब्यूटीज़ है, यहाँ हुस्न है, सीनरीज़ हैं, तो साथ ड्यूटीज़ भी हैं। तो इसी को अब देखें, उसी लाइन को उसने रिपीट कर दिया है। और एक लाइन या पूरा फ्रेज़ अगर रिपीट होता है उसको हम कहते हैं एनाफोरा। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो उसने एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है। यहाँ मैंने आपको बताया था उसने एक पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है। इसकी राइमिंग स्कीम में आप देखेंगे, नो है, दो है और स्नो है, ए सी है, ए, और ये बीच में हेयर जो है ना ये अलग है। ए देखें, नो, दो, स्नो, दीज आर राइमिंग वर्ड्स। यहाँ देखें, क्वियर, नियर, ईयर, दीज आर राइमिंग वर्ड्स। क्लियर। यहाँ देखें, शेक, मिस्टेक, फ्लेक, ये क्या है, ये भी राइमिंग वर्ड है। नीचे जो 4 है ना, 4 के 4 ही राइमिंग वर्ड है। देखें, डीप है, कीप है, स्लीप है, स्लीप है, दीज आर राइमिंग वर्ड। तो अब आते हैं इसके थीम की तरफ। राइटर इसके द्वारा हमें क्या मैसेज देना चाहता है। असल में ज़िंदगी थोड़ी है, काम ज़्यादा है। अगर हम ज़िंदगी को, दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी के साथ बैलेंस नहीं रखेंगे ना, बैलेंस, हमारा बैलेंस ख़राब होता है। ये नहीं होता कि हम एक रबानियत के होके रह जाएं और अपनी ज़िंदगी को एक मखसूस काम के लिए लगा दें, ये भी नहीं होता। आप ज़िंदगी में काम भी करें, लेकिन काम जो है वो राइट काम करें, अकॉर्डिंग टू द रूल्स काम करें। कौन से रूल्स? गॉड गिफ्टेड रूल, जो खुदा ने हमें रूल्स दिए हैं उसके मुताबिक काम करें। और खुद इबादत भी होगी साथ साथ और काम भी इबादत होगी, उसमें बैलेंस रखें। आप ज़िंदगी के काम भी करें और राइट तरीके से करें। और उसी के बारे में हम देखें थीम में क्या है। द रियल पीस एंड हैप्पीनेस इज़ लाई इन द लैप ऑफ नेचर। जो असल खुशी है, असल ज़िंदगी का पीस ऑफ माइंड है, उसने कहा वो नेचर की लैप में हमें मिलता है, नेचर की गोद में हमें मिलता है। नो वन वॉन्ट्स टू लीव द कलरफुल एंड अट्रैक्टिव वर्ल्ड। इस कलरफुल और अट्रैक्टिव वर्ल्ड को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। इस खूबसूरत ज़िंदगी को कोई भी खोना नहीं चाहता, कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी इज़ वेरी इन्वाइटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड फुल ऑफ ब्यूटीज़ एंड ड्यूटीज़। कह रहा है ये जो दुनिया है ना, फैंटेसी एंड इनवाइटिंग, ये बड़ी इनवाइटिंग है, बड़ी आपको कॉल कर रही है, बुला रही है, दावत दे रही है आपको। और स्टिमुलेटिंग होता है उभारने वाली, आपको अट्रैक्टिव कह लें आप इसको। एंड फुल ऑफ ड्यूटीज़ एंड ड्यूटीज़, हुस्न और ड्यूटियों से भी भरी हुई है। दोनों काम आपको करने हैं एट अ टाइम।
वी शुड कीप द बैलेंस बिटवीन देम, हमें उनमें बैलेंस रखना होगा। और सो व्यूअर्स, ये एक छोटी सी पोइम थी और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।